Welcome everybody to this new lecture of our paper number first, mechanics. Today we will discuss yet another new topic, and the topic is about center of mass. So in today's lecture our concentration is towards the center of mass. What is center of mass? The position vector of center of mass, and the velocity of center of mass, acceleration of center of mass, and the two body problem related to center of mass, and how can we use the topic or the application of center of mass to reduce a two body problem into a one body problem, which is very important in physics and the phenomena like collision. So in today's lecture our full concentration is about this topic, the center of mass. What is center of mass? पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज सेंटर, और सेंटर ऑफ मास क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्या फिजिक्स में इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ये टॉपिक हमारे पास स्टडी में आता है, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है जिसको हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो उस बॉडी में, उस रिजिड बॉडी में जिसको हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ माना सकता है, अगर कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां हम ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं वो उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो उस पूरी बॉडी का जो बिहेवियर होगा उस पॉइंट के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा. या फिर हम इस बात को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट का बिहेवियर ही उस बॉडी का बिहेवियर होगा. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी एक स्टोन हो सकता है, कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है जिसमें बहुत सारे रेत के कणों से मिलकर बना होता है. तो इस तरह का कोई एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसंट्रेट होकर उस रिजिड बॉडी को फॉर्म करते हैं, और उस रिजिड बॉडी के अंदर अगर कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, आई रिपीट इट्स रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, अगर कोई इस तरह का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है कि जहां पर ये माना जा सके कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट है और जितने भी एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर वर्क कर रहे हैं वो इसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं. द पॉइंट मे बी कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ मास. और उस पॉइंट का जो बिहेवियर होगा, उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, उस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा, उस पॉइंट का जो मोमेंटम होगा, वो सब चीजें उस पूरी बॉडी के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो दैट पॉइंट, दैट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. आप इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक इस तरह का कोई भी एक रिजिड बॉडी है और इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये माना जा सके कि इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और जितने भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं वो इसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं. All external force acting on this body is acted to this point. Then this point is the representative point of the body and is known as the center of mass of the body. This definition wise अगर हम जाएं तो for a system of n particles, suppose there is one point for the system where entire mass of the system
can be assumed to be concentrated. If all external forces are assumed to act on this point, then its motion is similar to that of the system upon which the same external force is acting. The point is called as center of mass of the system. यानी for a system of n particles, कोई n particles का हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम किसी बॉडी को भी कह सकते हैं, या फिर ये डिपेंड करता है। सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जो फिजिक्स के आप अलग अलग ब्रांच को अगर जब स्टडी करते हैं वहाँ अलग अलग तरीके से उस वर्ड को, स्टैटिकल मैकेनिक्स में सिस्टम अलग वर्ड अलग बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स जैसी ब्रांच को आप स्टडी करते हैं वहाँ सिस्टम एक अलग बात को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है, गैस का कोई सिलेंडर है जिसमें गैस फिल्ड है, तो वो जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आप इसको कंसीडर। यानी एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाउंड है वो यहाँ पर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजिड बॉडी में भी ऐसा होता है। रिजिड बॉडी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टोन का एग्जांपल दिया, अब वहाँ रेत के छोटे छोटे कण आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या है, सिस्टम। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स वो कुछ भी हो सकता है, एक गैस सिलेंडर हो सकता है, एक स्टोन का टुकड़ा से, लिक्विड भी कोई पानी हो सकता है, क्योंकि पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना होता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सपोज देयर इज वन पॉइंट, वहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट है फॉर ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए, पर एंटायर मास, पूरा का पूरा मास ऑफ द सिस्टम कैन एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हम ऐसा मान सकते हैं कि उस सिस्टम का पूरा मास इस एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज वहाँ वर्क कर रहे हैं, आर एज्यूम्ड टू एक्ट ऑन दिस पॉइंट, देन इट्स मोशन इज सिमिलर to that of the system upon which the same external force is acting। तो उसका जो उस पॉइंट पर अगर सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम मिलकर, तो उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो मोशन होगा, उस पॉइंट का मोशन वो सिमिलर होगा टू दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी सिंगल पार्टिकल का मोशन, सिंगल पॉइंट का मोशन, और पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन को एक सिंगल पॉइंट जब रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। देखिए, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई हमारे पास सिस्टम है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम क्या है, उस अगर पूरी बॉडी का हमें मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए वहाँ पर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि वहाँ 100 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 100 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बॉडी है जिसमें 100 पार्टिकल्स से जो मिलकर बनी है, उसका मुझे मास कैलकुलेट करना है और मुझे सब के सब 100 पार्टिकल्स के मास का पता है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक पार्टिकल के मास, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इन सब के मास को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो सिस्टम का जो मास है वो आ जाएगा। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक पॉइंट है, जो ये माना जा सकता है कि वह उस पॉइंट पर उस सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेट है, और दूसरी बात कि उस पॉइंट पर उस सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वहाँ वो सारे के सारे फोर्सेस उसी सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। तो जो उस पॉइंट का मोशन होगा, जो उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, जो उस पॉइंट का मोमेंटम होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उस पूरी की पूरी बॉडी के मोशन को। मोशन से जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वहाँ मैं वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वहाँ एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वहाँ मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, और जितनी भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं अबाउट रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल और रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो उस पॉइंट का जो मोशन है एक्चुअली उस पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उस बॉडी के
उस पॉइंट को जहां ये माना जा सके कि इस पॉइंट पर उस पूरी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है और सारे के सारे फोर्सेस, पूरे एक्सटर्नल फोर्सेस जो इस बॉडी पर वर्क कर रहे हैं वो उस पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के मोशन को एक रिप्रेजेंटेटिव मोशन एज्यूम किया जा सकता है टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल और दैट पर्टिकुलर बॉडी। ओके, इस तरह से यहाँ इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया। इस फिगर को आप 5 मिनट बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको थोड़ा सा एक और थ्योरेटिकल पार्ट को आपको रूबरू होना है। वो क्या है? दैट सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ टोटल मास m कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है जिसका जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, और दैट कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, जो बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनका उन पार्टिकल्स का मास है m1, m2, m3 up to mi and mn, whose position vector are represented by vector r1, vector r2, vector ri and vector n respectively. Then center of mass of the system is defined as the point whose position vector is r is given by. अब इस फिगर को अभी हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ हमारे पास एक बॉडी है। ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो सकता है और जरूरी नहीं किसी एक डेफिनिट शेप की, इनडेफिनिट शेप की भी हो सकती है। जैसे यहाँ सर्कल ड्रॉ किया गया, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी सर्कल ही ड्रॉ करें, आप कोई भी इनडेफिनिट बॉडी को, कोई भी एक रिजिड बॉडी वो हो सकती है। तो ये जो रिजिड बॉडी है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। उन सभी पार्टिकल्स के मास को हमने अज्यूम किया है m1, m2, m3, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उन पार्टिकल्स का, मान लीजिए यहाँ एक मास है, इस पार्टिकल का मास है m1, जो जिसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू mi actually with respect to origin is ri। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो r1 है। यहाँ पर कोई मास है, इसको मैं m2 सपोज कर लेता हूँ, और इस मास को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है एक पोजीशन वेक्टर r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ जिसको हमने कहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर कैपिटल R। तो सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन करना है तो इसी पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर उसकी पोजीशन को बताएगा कि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है कहाँ। तो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम उस बॉडी के, उस सिस्टम के, उस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पता कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? द सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस पूरी बॉडी में। एक्चुअली ये तो डेफिनिट शेप है। मान लीजिए कोई एक सॉलिड स्फीयर है, तो बहुत रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर कोई भी इंडेफिनिट शेप है तब हम बहुत श्योरली ये नहीं कह सकते कि उसका जो सेंटर होगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस पोजीशन वेक्टर के द्वारा है। ये पोजीशन वेक्टर ये बताएगा कि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ये पोजीशन वेक्टर उस बात को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो द point the center of mass is defined as the point whose position vector is capital R and is given by vector R. Vector capital R is m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus mi ri vector plus up to mn rn vector and divided by m1 plus m2 up to mi up to mn। तो ये जो वैल्यू है, ये जो तरीका है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दिखाएगा मुझे कि इस बॉडी का या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर R, दैट इज कैपिटल वेक्टर R,
तो वो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी के, चाहे वो बॉडी डेफिनेट शेप की है या इंडेफिनेट शेप की है, ये पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर मुझे इस बात की जानकारी देगा कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस टाइप। ऊपर वाला जो रिलेशन है हम उसको समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट समेशन mi वेक्टर, बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि ये पहले वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले पार्टिकल का एक तरह से मोमेंटम हम इसे कह सकते हैं, दूसरे वाले पार्टिकल, तीसरे वाले के लिए, इस तरह से n पार्टिकल्स के लिए। इसी तरह जो मास का एडिशन है उसको हम समेशन mi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर में समेशन mi है, यानी अगर ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, वहाँ हम इसको इस तरह समेशन के नीचे कई बार आपने देखा I लाइज फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n, तो इस तरह से भी आप इसके रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनाना चाह रहे हैं और इसका टोटल मास आपको निकालना है, तो आप करेंगे समेशन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m, और इस तरह से अगर उस टोटल को ऐड करेंगे तो इस पूरी बॉडी का जो मास होगा वो हो जाएगा। इसीलिए समेशन mi को रिप्रेजेंट किया गया है, ये इक्वल टू लिखा गया है कैपिटल M से, where summation mi is capital M, where is the total mass of the system, is the total mass of the system. If the center of mass coincide with the origin of the system, if the center of mass coincide with the origin of the, अगर ये जो सेंटर ऑफ मास जिसको हमने पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये ओरिजिन पे आ जाए, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है r, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कह रहे हैं, ये कहाँ आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए। तो r का जो वैल्यू है, जो वेक्टर r जिसको कैपिटल R जिसका हम कह रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करने का, अगर ये ओरिजिन के साथ लाई कर जाए या कोइंसाइड कर जाए, तब if the center of mass coincide with the origin of the system, then vector r will be 0. This means mi ri will be equal to 0. अगर पोजीशन r, ये r वेक्टर है, ये 0 हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो समेशन mi ri वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। If left hand side is 0, then surely right hand side will be equal to 0. If r equal to 0, the vector r equal to 0, then summation mi ri vector is surely be equal to 0. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, thus the center of mass is defined as a point in space such that vector sum of the moments of the mass points around it is 0. यानी अगर सेंटर ऑफ मास किसी भी पॉइंट सेंटर ऑफ मास को हम स्पेस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये कंडीशन कब है, जब सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए ओरिजिन के साथ, तो तब क्या कंडीशन है, ये जो डेफिनेट फॉर्म हमारे पास आई है, ये अगर हो जाए, दैट इज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, तो ये जो वेक्टर r है, ये जो वेक्टर r है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अगर यही 0 हो जाए, तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 0 होगी, तो राइट हैंड साइड में जो ये मोमेंट्स एक्चुअली है, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज m इज मल्टीप्लाइड बाई ri, so mi ri will be equal to 0, and thus the center of mass is defined as a point in space such that vector sum of moments of the mass points around it is 0. तो सेंटर ऑफ मास को स्पेस में किसी ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें मास के मोमेंट का जो वेक्टर सम है, समेशन mi ri इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मास पॉइंट्स अराउंड इट इज 0. तो एक ऐसा पॉइंट स्पेस में
जिसको हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं, और कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर मास के जो मोमेंट्स का वेक्टर सम है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, लेट अस कंसीडर the motion of the system consisting of n particles and total mass m, assuming that mass of the system remains constant, that is no mass enters or leaves the system। हमने एक n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फिर से एक सिस्टम कंसीडर किया है, वो जिसका टोटल मास m है, और m जो टोटल मास है उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, यानी किसी भी तरह का कोई मास ना तो सिस्टम लॉस करता है और ना ही सिस्टम में एंटर करता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जानना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, क्योंकि हम ये डिफाइन करके आए हैं सेंटर ऑफ मास को कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है जो ये माना जा सकता है कि उस पॉइंट पर उस सिस्टम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस वहां वर्क कर रहे हैं वो उसी पॉइंट पर वर्क करते हैं। इसीलिए उस पॉइंट का जो मोशन होगा उस सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम, जैसे हम मानते आ रहे हैं, जैसे अभी हमने फिगर में पीछे भी डिस्कस किया था कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सिस्टम में, और सिस्टम का टोटल मास कैपिटल M है, और वो जो टोटल मास है उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि सिस्टम ना तो किसी तरह से मास को लॉस करता है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी मास सिस्टम में एंटर करता है। दैट इज मास इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, दैट इज mr can be written as mi/ri because this system is made up by n number of particles, and this summation can be expressed as that m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus mi ri vector up to mn rn vector। इस तरह की इक्वेशन हम पहले भी स्टडी करके आए हैं, यानी ये वही वाला इक्वेशन है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, केवल m से हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी ये जो कैपिटल M है इसको अगर आप इधर लेके जाएं, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो वही वाली इक्वेशन है जो अभी हम स्टडी करके आए हैं। दैट इज द पोजीशन वेक्टर r कैन बी रिटन एज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mi ri वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर ओवर कैपिटल M, एंड कैपिटल M कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ mi। सो ये वही वाला इक्वेशन, केवल लेफ्ट हैंड साइड का में जो डिनोमिनेटर में, इस पार्ट के डिनोमिनेटर में जो लिखा था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। इस वाले इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो m हमने कांस्टेंट माना हुआ है बिकॉज द एज्यूमिंग दैट मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हम ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो m तो कांस्टेंट हुआ, इसलिए इसके साथ कोई भी ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, एंड d/dt ऑफ r, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू t। अब राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन होगा तो m1 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा r1 वेक्टर का, प्लस m2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा r2 वेक्टर का। इसी तरह से mi कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा ri वेक्टर का, और यहाँ mn कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा rn वेक्टर का। तो एक्चुअली जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो मिलती है m dr वेक्टर बाई dt प्लस m1 dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई dt प्लस mi dri वेक्टर बाई dt प्लस mn drn वेक्टर बाई dt। से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो ये जो dr/dt है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक पोजीशन है और पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विल ऑलवेज गिव्स यू द टर्म वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी देगा आपको सेंटर ऑफ मास की। ये वाला टर्म आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं देगा, ये किसकी वेलोसिटी देगा, dr1 वेक्टर बाय dt, दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 ऑलवेज गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। ये m1 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये m2 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये mi मास के पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये mn मास के पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द center of mass, that is dr/dt is equal to vector v, that is the velocity of the center of mass. In the same way, dr1/dt is equal to v1, that is the velocity of the particle of mass m1. dr2/dt is represent the velocity of the particle of mass m2, and in the same way dri/dt represent the velocity of the center of the particle of mass mi, and drn/dt is the velocity of the particle of mass mn। ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन है, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वापस पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, दैट mv in the place of dr/dt mv m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus mi vi vector plus up to mn vn vector, and that is the equation number 2. Okay, this is the equation number first and this is the equation number 2. Thus the velocity of the center of mass is given by, हमें यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था velocity of the center of mass, क्योंकि जो center of mass का velocity होगा वही उस सिस्टम की velocity होगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है उस सिस्टम के लिए। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट था, यही हमारा टॉपिक था, तो यहाँ से हमें कैपिटल V का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 से निकालना है। तो ये जो कैपिटल M है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड के। सो द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय वेक्टर V इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस mi vi वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर ओवर कैपिटल M। कैपिटल M से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा न्यूमरेटर है इसको हमने समेशन ऑफ mi vi से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज vi समेशन mi vi ओवर m, एंड दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd. From equation number 2 we can also find the vector sum of the linear momentum of the individual particles, that is the total linear momentum of the system is equal to the product of total mass of the system and the velocity of the center of mass. तो इक्वेशन नंबर 2 से हम मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है या ये मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, और जो पहले वाला टर्म है वो मोमेंटम है पार्टिकल m1 मास के पार्टिकल का। जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को m2 मास के पार्टिकल का, और इसी तरह से mi vi वाला टर्म रिप्रेजेंट करता है mi मास के पार्टिकल के मोमेंटम को, और mn vn वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है mn मास के पार्टिकल के मोमेंटम। तो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट करती है सिस्टम के मोमेंटम का। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बी कंजर्व। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर वर्क ना करे तो
तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम रहेगा पार्टिकल का, उस सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिकॉज जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा चेंज इन मोमेंटम आएगा और वहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्ट करता है। सो इन द अब्सेंस, जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और mv अगर कांस्टेंट है, जो कि टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, और वो कांस्टेंट है और मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वी विल यूज दिस रिजल्ट इन आवर कमिंग टॉपिक। सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, क्योंकि जब सिस्टम पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता है तो उसका जो मोमेंटम है जो इस टर्म के बराबर होगा MIVI वेक्टर, समेशन MIVI वेक्टर, that is equal to the total momentum of the system and will be always be constant if there is no external force acting on the system. So the velocity, because m is always constant, so and on the right hand side there is a constant, so constant divided by constant gives you another constant. So velocity of the system is always be constant. Hence the velocity of the center of mass of the system will remain constant if no external force is applied to it. ये कंडीशन केवल कब है, जब सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। सिस्टम ये कंडीशन केवल तभी वर्क करेगी। तो इस रिजल्ट को अभी हम फर्दर यूज करेंगे, आगे के टॉपिक्स में यूज करेंगे। तो इस रिजल्ट को अभी आपको रिमाइंड करके रखना है कि the velocity of the center of mass will always be constant if there is no external force acting on the system of particles. Okay? एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मोशन के ऊपर जब हम बात करना शुरू करते हैं, हमने कहा कि ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है कि इसका जो मोशन है वो उस पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। वो जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करने का जिम्मा, उसकी जिम्मेदारी इस पूरे पॉइंट के ऊपर है। जैसे परिवार का मुखिया होता है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, उस पूरे सिस्टम के पार्टिकल का मुखिया है। ये जो वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी होगा उस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, इसका जो एक्सीलरेशन होगा उस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, इसका जो मोमेंटम होगा वो पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो इस तरह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। तो अब बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 अभी हम स्टडी करके आए हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू 2। इक्वेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 ये थे कि हमने जो पोजीशन वेक्टर था उसको डिफरेंशिएट किया था, ये वाला टर्म विद रेस्पेक्ट टू 2, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह की आई थी, दैट इज mv ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस mivi वेक्टर अप टू mn वेक्टर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमने t के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को जो अभी हमने देखी, उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू 2। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज m dv वेक्टर बाय dt, m1 dv1 वेक्टर ओवर dt, m2 dv2 वेक्टर ओवर dt, mi dvi वेक्टर ओवर dt प्लस up to mn dvn vector over dt. That is differentiating of equation number 2 with respect to t, which is already differentiating with respect to t to get the velocity of the center of mass. So here is the differentiation of velocity, or the time derivative of the velocity will gives you always gives you the acceleration of that body or acceleration of that particle. Okay, so
first term on the left hand side will gives you m vector a, because it's the time derivative of the velocity, and velocity of which? Velocity of center of mass. Velocity of center of mass. So m d time derivative of velocity of center mass gives you the acceleration of the center of mass, and m1 dv1, that is the time derivative of the velocity of particle of mass m1 gives you the acceleration of particle of mass m1. Similarly, m2 a2 vector, because the time derivative of the velocity of particle of mass m2 gives you the acceleration of the particle of mass m2, and up to mi ai vector from this term, plus up to mn an vector from this term. So this is the acceleration equation of the center of mass, where a is the acceleration of the center of mass and a1 a2 as extra are the acceleration of the individual particles. ओके, तो अब इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो राइट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा इस मास को, दैट इज द मास ऑफ द टोटल बॉडी और मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। तो हमने इस इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जो ये मल्टीप्लिकेशन में ए की है कैपिटल एम, ये राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज कैपिटल ए इज गिवन बाय m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस mi ai वेक्टर प्लस अप टू mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, which is coming from the left hand side. And this expression can be represented as summation mi ai vector divided by capital M, and say this is equation number 5 and the above equation is equation number 4. Okay, so this is the acceleration or equation of acceleration given by equation number 5 is the acceleration of the center of mass. And according to second law of motion, according to Newton's second law of motion, the second law of motion, more generally second law of motion, m1 a1 gives you the force acting on the particle of mass m1, m2 a2 vector gives you the mass, the force acting on the particle of mass m2, mi ai vector gives you the force acting on the particle of mass mi, and in the same way mn an vector gives you the force acting on the particle of mass mn. So the external force acting on different particles are ma equal to f1 plus f2 plus fi plus fn. Thus the product of total mass of a system and the acceleration of the center of mass is equal to the vector sum of all external forces acting on the individual particles of the system when no force is acting on the system. That is, thus the product of total mass of a system, that is m, and the acceleration of the center mass, that is vector a, is equal to the vector sum of all the external forces, that is f1 plus f2 plus fi plus fn, vector f1 plus vector f2 plus vector fi plus vector fn on the individual particles of the system. And when no force is acting, जब वहाँ कोई फोर्स वर्क ना कर रहा हो तो ये टोटल जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस fi अप टू fn इज इक्वल टू 0, दैट इज ma is equals to 0, and because m is a constant which cannot be equal to 0, so why acceleration is equal to 0. क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ एक रिजल्ट अभी पुट आउट किया था, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और ये कंडीशन कब थी?
इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइंग। तो ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन कब है? व्हेन देयर इज some external forces, and if there is no external forces, then acceleration of the center of mass will always be equal to 0, will always be equal to 0। तो अभी जो रिजल्ट हम स्टडी करेंगे वो कुछ इस तरह का है कि hence in the absence of any external forces the acceleration of the center of mass is 0 and therefore velocity is constant। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा so वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। बिकॉज ये रिजल्ट आप स्टडी करते हैं कि आपने कहा कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है यानी कि वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 0। और वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज dv/dt will be equal to 0। This implies that v is always be constant। तो अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को 0 होना ही पड़ेगा। कब? कौन सी कंडीशन में? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट है जो हमें ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास will be equal to 0 and the velocity, the first result is the velocity of the center of mass will be constant। okay, अब हम अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी किया और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी करके हमने कुछ रिजल्ट्स एक्वायर किए। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसी सिचुएशन को कुछ थोड़ा सॉफ्ट सिचुएशन में बदल लेते हैं और अभी हम क्या करते हैं, टू बॉडी सिस्टम को स्टडी करना शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स आप उसे कह सकते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, क्या टू बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी किसी तरह से कोई हेल्प करता है क्या? यानी ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ये सीधे सीधे आप इस तरह से मान लीजिए, अभी तक जो हम केस स्टडी कर रहे थे एक जर्नल केस था। जर्नल केस किस वे में था कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से उनका जो बिहेवियर था वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था जिसको हम सेंटर ऑफ मास कह रहे थे। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था वही उस सिस्टम की वेलोसिटी थी, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था वही उस सिस्टम का एक्सेलरेशन था। अब मीनवाइल ये जो जर्नल केस अभी हम स्टडी करके आए हैं, इसका एक पर्टिकुलर केस है कि अगर वहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना होकर हमारे पास केवल 2 पार्टिकल हैं और उन 2 पार्टिकल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैं, उनको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो मीनवाइल जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमारे पास नॉलेज है सेंटर ऑफ मास की, वो हमारे पास किस तरह से हमारी हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली जो मोस्ट जनरल केस अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक स्पेशल केस है सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, यानी हमारे पास कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल 2 पार्टिकल, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। और अभी आप जो रिजल्ट्स यहाँ से आएंगे आप ये देखेंगे कि वाकई जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वो हमें हेल्प करता है फॉर द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। किस तरह से हेल्प करेगा वो जब हम इस टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो टॉपिक है किस तरह से हमारी हेल्प करता है। द टॉपिक और द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास हाउ हेल्प अस टू स्टडी द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि अभी जो हम स्टडी करके आए, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो सिस्टम हम अभी तक जो नॉलेज हम एक्वायर करके आए हैं वो एक मोस्ट जनरल केस था और उसी मोस्ट जनरल केस का एक स्पेशल केस है। अभी तक जो हम एक्वायर करके आए हैं नॉलेज वो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स था, इस सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स सिंपली।
ओके, तो जैसे हमने वहाँ पोजीशन वेक्टर निकाला था सेंटर ऑफ मास का फॉर द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने स्टडी किया था, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास स्टडी किया था, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टडी किया था। वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, पर ये जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। यहाँ केवल दो पार्टिकल्स के बारे में, केवल दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द केस ऑफ system of two particles. The position of the center of mass for a number of particles is mathematically given by this type of vector. The vector r is given by summation mi ri vector over summation mi. ये हम position vector अभी स्टडी करके आए हैं for the most general case that is n number of particles. अभी हमारे पास केवल कितने पार्टिकल हैं? दो पार्टिकल हैं। कुछ इस तरह के आप यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास केवल दो पार्टिकल है। पहले पार्टिकल का मास है m1, उसका पोजीशन है पॉइंट P1। दूसरे पार्टिकल का मास है m2, उसका पोजीशन है Q। m1 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और m2 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और जो सेंटर ऑफ मास जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O ऑफ दिस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो फॉर द टू मास पॉइंट m1 एंड m2, ये हमारे पास मोस्ट जनरल केस है। मोस्ट जनरल केस है यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर हम पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस इक्वेशन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है, तो पहला पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। पहले मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे मास पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 है, और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैपिटल R है। तो यहाँ से फिर अगर हम अब इस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में, अब हम पोजीशन वेक्टर को स्टडी करना चाहें, पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 प्लस बिकॉज ऑफ समेशन m2 into position vector of mass m2 over summation mi, that is the total mass of the system, that is m1 plus m2. Say this is equation number first, where r1 and r2 are the vector distances of the particles of mass m1 and m2 respectively from the origin. Okay, if however the center of mass lies at the origin of the coordinate system, अगर ये जो सेंटर ऑफ मास है जिसको हमने पॉइंट C से रिप्रेजेंट किया है ये कहाँ लाई कर जाए? ओरिजिन पे लाई कर जाए, यानी इस C पॉइंट को हम कहाँ लेके आ जाएं? ओरिजिन O पे, दैट इज पॉइंट C। दिस द पॉइंट C इज कोइंसाइड विद पॉइंट O, देन दिस वेक्टर R विल बी इक्वल टू 0। ऐसा हम पहले भी जनरल केस में भी करके आए हैं। सो देन वेक्टर R विल बी इक्वल टू 0, और वेक्टर R अगर 0 हो जाए देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट this the left hand side of the equation, if the left hand side of the equation number first is 0, then the rest of the term is m1 r1 vector plus m2 r2 vector will be equal to 0, or we can say that from this equation m1 over m2 is equal to minus r2 vector over r1 vector। ये रिजल्ट हमें क्या सिखाते हैं? देखिए, thus the center of mass divides the line joining the two masses in the inverse ratio of the masses. Thus the center of mass divides the line joining the two masses in the inverse ratio of the masses। इस तरह से ये मास m1 था, ये मास m2 था, तो ये जो इनके बीच की जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों पार्टिकल्स को, ये सेंटर ऑफ मास इस लाइन को डिवाइड करता है। और कुछ किस तरह से डिवाइड करता है? दैट इज द हैवियर मास लाइज नियरर
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। जो बड़ा मास है, जो जिसका वैल्यू बड़ी है, वो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ रहता है। दैट इज heavier mass lies nearer the center of mass of the two particle system। ठीक है, और ये कहां से आई है कंडीशन? जब ये पॉइंट C, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, ये कोइंसाइड कर जाए टू द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन, ये O, आप इसको C भी कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू masses in the inverse ratio। Okay, so this is the result from the system of two particles। Okay, तो जो दो पार्टिकल को जोड़ेगी लाइन, उस लाइन को डिवाइड करता है सेंटर ऑफ मास, और इनवर्स रेशो ऑफ मासेस की फॉर्म में डिवाइड करता है, और कुछ इस तरह से डिवाइड करता है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो हैवियर मास की तरफ रहता है, नियरर टू द हैवियर मास। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वी एक्वायर फ्रॉम द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। कुछ इस तरह का रिजल्ट हम स्टडी करते हैं। अब वेलोसिटी को स्टडी कर लेते हैं। वेलोसिटी of the center of mass of the two body system, two particle system. From equation number first, we have this is the equation number first we have studied so far. This is the equation number first. So if we cross multiply of denominator of equation number first on the right hand side with the left hand side of equation number first, then result is m1 m2 r vector, capital R vector, is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector, and the same equation is here. We can write from equation number first that m1 r1 vector plus m2 r2 vector is equals to m1 plus m2 vector r, and if this equation is differentiating with respect to 2, this is the same way as we did before. This is the same way. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम जो मॉडिफाइड फॉर्म है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो r1 का टाइम डेरिवेटिव r1 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, r2 का टाइम डेरिवेटिव r2 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, और वेक्टर r का टाइम डेरिवेटिव r डॉट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। Hence the velocity of the center of mass is given by r dot vector। r dot vector के यहाँ से अगर आप वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहिए, that is equals to m1 r1 dot vector, m2 r2 dot vector, and divided by this addition, that is m1 plus m2। So r dot vector is equal to m1 r1 dot vector plus m2 r2 dot vector upon m1 plus m2, and r dot vector can be written as v, that is the velocity of the center of mass of the two particle system, and equal to m1 v1 plus m2 v2 over m1 plus m2, where r1 dot equal to v1, r2 dot equal to v2, and r dot equal to this is the equation number 3. This is the equation number 2. This is the equation number 3 represent the center or velocity of the center of mass of the two body system, and this is the special case of the most general case as we studied before in this particular lecture. So acceleration of the center of mass, अब इक्वेशन नंबर 2 को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। इसका फिर से टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो r डबल डॉट वेक्टर प्लस m1 r1 डबल डॉट वेक्टर एंड प्लस m2 r2 डबल डॉट वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। r double dot vector gives the acceleration of the center of mass of the two particle system, and plus is equals to m1 a1, which is the velocity
of the particle, which is the acceleration of the particle of mass m1 plus m2, r2 double dot vector is the acceleration of the mass m2 over m1 plus m2, and we know that m1 plus m2 is equals to capital M. This is the equation number 4, which represents the acceleration of the center of mass, which represents the acceleration of the center of mass of the two particle system. अब लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं. लीनियर मोमेंटम of the center of mass. Okay, so from equation number 3rd, this is the equation number 3rd, we can write equation number 3rd in this way, that is cross multiply of denominator of right hand side to the left hand side of equation number 3rd. We can get that m1 plus m2 multiplied by vector v is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is all written from equation number 3rd. m1 plus m2 is equal to capital M, that is the total mass of the system, and because there is only two masses in the whole system, that's why m1 plus m2 will be equals to capital M multiplied by the vector v is equals to m1 v1 plus m2 v2. And what is mv? Mass is multiplied by the velocity, which gives you the momentum. Mass, the product of mass and velocity, gives you the momentum of that particular body or that particular system. And because this is the velocity of the center of mass, that's why vector p represent the momentum or linear momentum of the center of mass, and p1 is the linear momentum of particle of mass m1 plus p2 is the linear momentum of mass m2, particle of mass m2. Hence the linear momentum of the system of two particles is equal to the linear momentum of the center of mass. इनका जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर होगा? द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ओके, तो टू बॉडी सिस्टम में हमने पोजीशन वेक्टर को स्टडी किया, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम स्टडी किया, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम स्टडी किया, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम स्टडी किया. और ये सिस्टम हम कब स्टडी कर रहे हैं? जब हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको रिड्यूस कर लिया है अब टू बॉडी प्रॉब्लम में या टू पार्टिकल सिस्टम में. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. आप ये जानते हैं, कंसिडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 shown in the figure, next figure. If center of mass of these two particles is seen and r is the radius vector of the center of mass, then capital R can be written as this is the position vector of the center of mass of two body problem of two particle system is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2. इस तरह इस वाली फिगर को हम स्टडी करेंगे. सो ये वाला हमारे पास एक टू डायमेंशनल फिगर है. ये सेंटर ऑफ मास का रिप्रेजेंट cm का रिप्रेजेंटेशन है. जो वेक्टर r, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कैपिटल R है. एक पार्टिकल है मास m1 का जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और एक दूसरा पार्टिकल है मास m2 का जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. Okay, suppose there is no external force acting on the system and only force are those of mutual interaction, then velocity of the center of mass is constant. ऐसा हम स्टडी करके आए हैं. As the center of mass must be on the line joining the two particle m1 m2, ऐसा भी हम रिजल्ट पहले करके आए हैं. ये सब रिजल्ट हमने पहले एक्वायर किया. वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, हमने एक्वायर किया है रिजल्ट. Center of mass must be on the line joining the two particle m1 m2, ऐसा हम स्टडी करके आए हैं. The force on m1 due to m2 as well as the force m2 due to m1 are both directed towards the center of mass, hence these forces are center forces. ये आप
एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट किया है। एज द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल, यहाँ पे ये दो लाइन है जो m1 और m2 पार्टिकल को ज्वाइन करती है। सेंटर ऑफ मास टू बॉडी प्रॉब्लम में हमेशा इस लाइन पर होगा, और किस मास की तरफ होगा? जो हैवियर मास होगा उस मास की तरफ ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इस सिस्टम में ये जो फोर्स वर्क करेंगे, द फोर्स ऑन m1, इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू m2, इसके कारण as well as the force acting on m2 due to m1, both directed towards the center of mass। और इससे एक बात और, एक तो ये हुआ कि m1 के कारण m2 पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेंटर ऑफ मास की तरफ एक्ट करेगा, और जो m1 पे फोर्स वर्क करेगा m2 के कारण वो भी सेंटर ऑफ मास की तरफ वर्क करेगा। तो पहला रिजल्ट जो एक बार हम यहाँ से करते हैं वो ये है कि ये जो फोर्सेज हैं ये सेंट्रल फोर्सेज हैं, पहला रिजल्ट। दूसरा ये कि इनका जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी एक दूसरे से, क्योंकि m2 पे लगने वाला फोर्स m1 के कारण वो भी सेंटर ऑफ मास के कारण, तो इसकी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और m1 के ऊपर m2 के कारण जो फोर्स वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो क्लियरली these two forces are opposite forces but acting towards the center of mass. That's why these forces is known as central forces. Okay, if the force on m1, इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F12 है, 1 acting on 1 due to 2 is Fr r vector, this is the representation of central force। हम पहले स्टडी करके आ चुके हैं सेंट्रल फोर्स को। And the force m2 being equal and opposite, I repeat it, opposite, will be denoted by F21, that is force acting on particle number 2 due to particle number 1 is equal to minus Fr unit vector. So m1 d2r1 by dt square, that is the double differentiation of position vector of mass m1 with respect to t gives you the acceleration, and m1 and acceleration gives you the force, and force is equals to Fr vector. So d2r1 by dt square, m1 is coming into the denominator of right hand side, and this term will be 1 over m1 Fr vector. Say this is equation number first. And m2 d2r2 over dt square is equals to F21 is equals to minus Fr r vector, and similarly m2 goes to the right hand side and into the denominator of the right hand side. So d2r1, so d2r2 over dt square is equals to minus 1 over m2 Fr r vector. You know that why negative sign? Because of the opposite direction of the force. So subtracting equation number 2 from equation number 1, we have इस equation number 2 को subtract कर दीजिए equation number 1 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? d2r1 over dt square minus d2r2 over dt square 1 over m1 plus 1 over m2, because of subtracting this negative signs turns to the positive. So 1 over m1 plus 1 over m2 Fr r unit vector, and d2 by dt square r1 vector from here, from this term, d2 square by dt square r1 vector minus r2, and this vector can be written as d2r by dt square. You can see here in the figure that r1 vector minus r2 vector is equals to r vector, can be written as in magnitude form as r into r unit vector is equals to 1 over m1 plus 1 over m2 Fr r vector, the same right hand side. Okay, so here, because 1 over mu equals to 1 over m1 plus 1 over m2, and this term taking the LCM, we can write it that m1 plus m2 over m1 m2, or mu equals to, from this equation, mu equals to m1 m2 over m1 plus m2. So if we write
1 over mu from at the place of 1 over m1 plus 1 over m2, we can write this equation as that d2r over dt square 1 over mu fr, r unit vector. So mu r double dot, because the double differentiation with respect to your position vector gives you the acceleration of the body, that is mu is cross multiply and r double dot vector because of the double differentiation with respect to t gives you fr, r unit vector. This is the equation number 3rd. That is, the system behaves as a single particle of mass mu m1 m2 over m1 plus m2. ये जो टू बॉडी पार्टिकल सिस्टम हम लेकर चले थे, अभी केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही फायदा है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, कि कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से आप किसी भी टू बॉडी प्रॉब्लम को किसी वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, एक इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जो स्टडी किया था पहले टू बॉडी पार्टिकल सिस्टम, यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी, ये m1 मास के पार्टिकल के लिए थी। एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी जो इक्वेशन नंबर 2 हमें देता है, ये दूसरे मास के पार्टिकल के लिए थी, m2 के लिए थी। अब इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकता हूँ, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ द center of mass or the concept of center of mass, that is where mu is known as the reduced mass of the system and acts at a point known as center of mass, which divides the line joining the two masses in the inverse ratio of the masses. ये रिजल्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं। The relation given by equation number 3 is known as equation of motion of center of mass of the particle having mass equal to reduced mass at a vector distance r from one of the particle to other, and shows the two separate equations of equation number motion, equation number 1st and 2nd, have been reduced to a single equation involving reduced mass. We have thus reduced two body problem into one body problem. That is the importance in physics of reduced mass or center of mass. That is, the two body problem will be reduced into a one body problem, and instead of writing two equation of motion for the separate of particles, then we can write only one equation by the concept of reduced mass to represent a two body system or two particle system. Okay. What is the importance of physics of this concept, that is the center of mass? The importance of center of mass and reduced mass lies in fact that instead of having two separate equations of motion, here these are not same equation as we studied before. We have a single equation of motion this type, and this is the reduced the two body system to a one body system. ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सेंटर ऑफ मास का, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, कि हम किसी भी टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट हम एक्वायर कर सकते हैं वो ये है कि व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम r इक्वल टू 0, ऐसा हमने बहुत बार किया है, कि जनरल केस के लिए भी किया था और इस स्पेशल केस के लिए भी किया। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0 and the linear momentum will be equal to 0. This in fact is made to use in having center of mass frame of reference for the study of collision phenomena between the particles. इस concept को जो हम use करते हैं वो use करते हैं कि अगर center of mass coincide कर जाए origin के साथ, तो जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, और वेलोसिटी 0 होने से लीनियर मोमेंटम 0 हो जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कोलिजन की फिनोमिना को स्टडी करने में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज का जो टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ
center of mass for the n particle system, and then velocity of the center of mass, acceleration of the center of mass, and how can we reduce, or the study of the two particle system, the position vector of the two particle system, acceleration, velocity, momentum, and also equation of motion. And the most beautiful benefit of this concept is that it reduces simply a two body problem into a one body problem. Okay, so dear students, thank you for now, and meet you into the next one. Thank you till then.